Good morning, dear students. I'm Dr. Prabjot Kaur, Assistant Professor Home Science from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today I'm here again with you, and today I have brought another series of discussion with you, which is minerals. So we'll be having 3 video lectures in this series. Today I'm going to share with you minerals part 1. Slowly and gradually we'll be sharing the other 2 video lectures also. First of all, I would like to share with you that this topic of minerals is covered under the BSc Home Science Semester 2 Fundamentals of Nutrition Course Code 206 of MDU University. It is also covered by the name of Basic Nutrition for BSc Home Science Semester 2 students, Course Code 115 of KUK. And it is also an important part of BA Home Science Semester 5 Foods and Nutrition Course Code 301 of KUK. So students, let's start our topic of minerals today. Before moving to our topic, I would like to share the learning outcomes with you. The learning outcomes of this topic are as under. You will be able to discuss the importance of minerals in our diet. You will be also able to describe the metabolism, functions, food sources of all the essential macro minerals, because इस टॉपिक में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैक्रो मिनरल्स की बात करने जा रहे हैं. You will be able to identify the various deficiency and toxicity symptoms of the selected macro minerals, which will be a part of this video lecture. And you will be able to explain the significance of interactions among the minerals, and you will be able to identify the dietary requirements of the selected of various macro minerals for different age groups. तो बच्चों, आज हम मिनरल्स में से पर्टिकुलरली 2 कैटेगरीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है मैक्रो मिनरल्स की. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इस लेक्चर से जो जान पाएंगे वो है मिनरल्स का महत्व. उसके बाद आप लोग इसके बाद सक्षम हो जाएंगे कि आप मिनरल्स के कार्य, उनके भोज्य स्रोत, जो भी एसेंशियल मैक्रो मिनरल्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें. थर्डली, आप उनकी कमी और उनके अधिकता से होने वाले दुष्प्रभावों के जानकारी पाने में सक्षम होंगे, तथा आप उन मिनरल्स की एक दूसरे के साथ परस्पर क्या उनका संबंध है, कैसे उनकी एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, उनके आपस में क्या संबंधित कार्य हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे. इसके साथ साथ आप विभिन्न एज ग्रुप्स के लिए, विभिन्न जेंडर्स के लिए, विभिन्न लिंग और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए उस पर्टिकुलर मैक्रो मिनरल की कितनी प्रस्तावित दैनिक मात्रा है उसके बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ मिनरल्स टुडे. अगर मैं मिनरल की डेफिनेशन की बात करूं तो मिनरल इज अ सॉलिड होमोजेनस क्रिस्टलाइन केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस ऑफ नेचर. कुदरत के कई ऐसे प्रोसेसेस हैं, कई ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से होने पर धरती में बहुत सारे मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं और धरती में इनका स्रोत बनता है, धरती में इनका उद्गम होता है. मिनरल या तो होमोजेनस क्रिस्टलाइन केमिकल एलिमेंट होगा, यानी कि एक तत्व होगा या यौगिक होगा, जो कि इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस से कुदरत के रूप से बनाया जाता है. Different minerals perform their own respective specialized functions and have a variety of roles to perform. हर पर्टिकुलर जो भी खनिज लवण है, जो भी खनिज है, मिनरल्स को हिंदी में हम खनिज लवण बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर अपने कुछ विशिष्ट कार्य हैं और उनकी बहुत सारी कैटेगरीज में, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस में ये मिनरल्स अपना योगदान देते हैं. तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो मिनरल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज मैक्रो मिनरल्स एंड सेकंड कैटेगरी इज माइक्रो मिनरल्स. जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा. तो मैक्रो मिनरल्स वो खनिज लवण या वो मिनरल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी एज कंपेयर टू द माइक्रो मिनरल्स. हालांकि मिनरल्स की जो मात्रा है, प्रस्तावित मात्रा है, जो आरडीएस हैं, वो सभी मिनरल्स के लिए बहुत मिनिमम से हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में हमें ये नहीं चाहिए होते. लेकिन फिर भी अगर आप बात करें मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स के कंपैरिजन की, तो मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्लाइटली लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू माइक्रो मिनरल्स. और माइक्रो मिनरल्स वो खनिज लवण है जिनकी मात्रा हमें बहुत ही कम चाहिए होती है, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है.
Macro minerals and micro minerals both have important functions and roles to play in our human body, due to which इनकी जो minimum requirement है, जो बहुत negligible amount है, that has to be fulfilled by the dietary sources so as to prevent the consequences of the deficiency of these minerals. अगर आप उनकी कमी से आने वाली बीमारियों से या लक्षणों से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इनकी जो थोड़ी सी प्रस्तावित मात्रा है, जो हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है, विटामिन्स और मिनरल्स दोनों की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु इनका फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इनकी कमी से हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स के आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमें इनकी कमी नहीं होने देनी चाहिए अपनी डाइट में। हमें अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इनको भली भांति शामिल करना चाहिए। So let's discuss few functions about minerals. ये general functions है minerals के। Varied functions of minerals can be grouped under 4 general categories. वो 4 general शारीरिक श्रेणियाँ जिनमें हम खनिज लवणों के कार्यों को विभाजित कर सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं, वो क्या है? सबसे पहली है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना करना। They form an integral part of structure such as bone, skeleton and blood. बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी बोन्स और ब्लड को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपको पता है हमारे शरीर का जो मुख्य भाग है वो हड्डियों और ब्लड से ही बना हुआ है। तो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपको इनके एग्जांपल्स कौन से हैं, बिकॉज व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द मिनरल्स विद यू आई विल बी रिलेटिंग यू विद दीज फंक्शंस। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चरल फंक्शंस वाले मिनरल्स। सेकेंड कैटेगरी है कैटालिटिक। कैटालिटिक वो पर्टिकुलर मटेरियल या वो पर्टिकुलर मिनरल या वो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जो किसी रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है, विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जैसे वो आग में पेट्रोल का कार्य करता है। सो कैटालिटिक मीन्स मिनरल्स जो हैं वो बहुत सारे हमारे नॉर्मल उपापचय की चयापचय की क्रियाओं में कैटालिटिक का काम करते हैं। सो जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, दैट सर्टेन मिनरल्स आर रिक्वायर्ड एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज। तो बहुत सारे एंजाइम्स और सह एंजाइम्स के फॉर्मेशन में या उनके साथ जुड़कर ये यौगिक बनाते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड पार्ट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो क्रियाएं सुचारू रूप से हो पाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय मिनरल्स आर सेल्यूलर फंक्शंस, यानी कि कोशिका से रिलेटेड फंक्शंस करते हैं। सम आर नेसेसरी फॉर द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एज वेल एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी प्रत्येक कोशिका की झिल्ली को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, मीन्स उसको सुचारू रूप से चलाते हैं, उसको संगठित करके रखते हैं ताकि उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो नष्ट ना हो जाए। उसके अलावा ये एक सेल से दूसरे सेल में तथा एक सेल के अंदर ही विभिन्न जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम्स या गोल्जी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनमें आपस में मटेरियल का आदान प्रदान मिनरल्स के थ्रू होता है। और ये बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये पहुँचते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गेनल में इनका जो रोल होता है उसको प्ले कर पाते हैं। लास्ट इज अदर फंक्शंस, जो मिसलिनियस फंक्शंस हैं। दे play a very important role in the muscle contraction and nerve transmission. There are number of minerals which are required for the contraction of muscles and nervous transmission, जो कि स्नायु तंत्र से मैसेजेस हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से वापस लाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, और हमारी मांसपेशियों के संकुचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ब्रॉडली द 4 मेन कैटेगरीज वेयर इन द मिनरल्स आर परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी. These include structural, catalytic, cellular and other miscellaneous functions which they are performing. Let's move now to the functions of macro minerals. Broadly जो macro minerals हैं, maximum ये exceptions इसमें हैं। ऐसा नहीं होगा कि macro minerals केवल यही function करेंगे, वो कोई और कार्य नहीं कर सकते, परंतु एक मैक्सिमम टाइम, एक ज़्यादातर जो अनुमान लगाया जाता है, दैट मैक्रो मिनरल्स लार्जली परफॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शंस। जैसे वो स्ट्रक्चर मीन्स हमारा बोन्स एंड ब्लड एंड टीथ बनाते हैं। सम मैक्रो मिनरल्स इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर रोल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कैटालिटिक फंक्शन। कुछ ऐसे भी हैं जो कैटालिटिक फंक्शन का कार्य करते हैं, जैसे अपने ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का रोल देखा था जब हमने विटामिन के डिस्कस किया था। तो इस तरह के बहुत सारे मैक्रो मिनरल्स हैं जो इधर भी रोल प्ले करते हैं। Next comes functions of microminerals. Microminerals are found in small quantities, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 1 मिलियन का
1/10,00,000वां हिस्सा या 1/करोड़वां हिस्सा इन टिश्यूज एंड सेल्स फंक्शन प्राइमरीली एज अ पार्ट ऑफ एंजाइम। ज़्यादातर ये एंजाइम्स का पार्ट बनके, उनका एक हिस्सा बनके कार्य करते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट और आर रेगुलेटर्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट पे कार्य करने के लिए जाता है तो एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो भी एंजाइम एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के साथ अटैच्ड होगा, ये या तो उस एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं, उसके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में सहायता करते हैं, या उसके द्वारा होने वाली क्रिया को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। As components of enzymes, they often participate in redox reaction, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रतिक्रियाओं में ये एंजाइम्स का हिस्सा बन के कार्य करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रो मिनरल्स। वी विल बी डिस्कसिंग माइक्रो मिनरल्स इन द लास्ट sequence of this sequel. So today we are going to discuss about 2 macro minerals। वैसे macro minerals काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, लेकिन आपके सिलेबस में 5 मैक्रो मिनरल्स हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपको 2 मैक्रो मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बारे में जानकारी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। Among the minerals, calcium is the most abundantly present in humans, representing 52% of the body's mineral content and amounting to 1.2% of body weight। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं खनिज लवणों की बात करूं तो कैल्शियम हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो मिनरल पाया जाता है वो कैल्शियम है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं उसका 52% कैल्शियम है तथा हमारे शरीर का जो भार है उसका 1.2% भी कैल्शियम है, जो हमारी बोन्स, टीथ एटसेट्रा में इन्वॉल्व है। इन द एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम रैंक्स 5th आफ्टर ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं सारे एलिमेंट्स की बात करूं बॉडी में, जो बहुत सारे और एलिमेंट्स भी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, जैसे आपने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उनमें भी पढ़ा है हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। नाइट्रोजन भी प्रोटीन का भाग है। तो उन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बाद कैल्शियम का 5th रैंक आता है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस इन द ह्यूमन बॉडी after oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen, and it makes up 1.9% of the body by weight। और हमारी टोटल बॉडी का 1.9% बॉडी बाय वेट अगर हम देखते हैं तो कभी कभी ये इतना भी कैरी करता है। नियरली almost 99% of the total body calcium is located in the skeleton। हमारे बॉडी में अगर 100 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसमें से 99 ग्राम जो है वो हमारे स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र में प्रेजेंट है, हमारी हड्डियों में प्रेजेंट है। The remaining 1% is equally distributed between the teeth and the soft tissues with only 0.1% in the extracellular fluid। जो बाकी बचा हुआ 1 ग्राम है, यदि हम 100 ग्राम को मान के चलें तो जो बाकी बचा हुआ 1% है वो हमारी बॉडी में, हमारे दांतों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज में जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है, विद ओनली 0.1% इसका जो है वो हमारे सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है, कोशिकाओं के बाहर जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये तो है सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कैल्शियम। सो लेट्स मूव नाउ टू द फूड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। हमें कैल्शियम कहाँ से प्राप्त हो सकता है? डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑफ कोर्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉलोड बाय ग्रेन्स एंड पल्सेस। यदि मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करूंगी तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं कैल्शियम का, फॉलोड बाय ग्रेन्स एंड पल्सेस। उसके बाद अनाजों में और दालों में भी होता है, लेकिन दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अमंग द मिलेट्स, जितने भी हमारे बाजरा, ज्वार, रागी एटसेट्रा हैं, उनमें से रागी कंटेन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, जिसको आप नाचनी या मडुआ के नाम से भी जानते हो। The bioavailability of calcium from different dietary sources is variable। For instance, phytates in the whole grain cereals inhibit calcium absorption। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाले जो फाइटेट होते हैं वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का कार्य करते हैं, वो कैल्शियम के अवशोषण को रोक देते हैं, जबकि फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन या खमीरीकरण करना reduces the phytate content and improves the calcium absorption। अगर आप दालों को या ग्रेन्स को भिगो के बैटर बना के उनका फर्मेंटेशन करते हो और उसके बाद उसको यूज़ करते हो तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फाइटेट्स की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं।
इसके अलावा मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज मांस, मछली, अंडा, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट का सेवन कर सकते हैं उनको अपनी डाइट में इन प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए, जिससे उनको भरपूर कैल्शियम मिल सकता है। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। मैंने पहले इनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया है, फिर मैं आपके साथ इनको डिटेल में डिस्कस करूंगी वन बाय वन। फर्स्ट इज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, सेकेंड इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, थर्ड इज नर्व कंडक्शन, fourth is muscle contraction, fifth is enzyme regulation, and last is membrane permeability. So let's discuss them one by one. हम जब बोन मिनरलाइजेशन की बात करते हैं तो पहला फंक्शन कैल्शियम का है, इट एनहेंसेस द बोन स्ट्रेंथ। हमारे बोन्स में इस मिनरल की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है कि हमारी बोन्स को ये स्ट्रेंथ, ताकत और मजबूती देता है हड्डियों को। कैल्शियम इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन्स, इन द आर्म्स, लेग्स एंड स्केलेटल मसल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारी बोन्स में, हड्डियों में, टांगों में, बाजुओं में और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है। यहाँ तक कि हमारी कंकाल तंत्र की जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसकी स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट है। Right from childhood, adolescence to becoming a young adult and aging further, calcium is absolutely necessary for maintaining optimal bone health. बच्चे से लेकर बूढ़े होने तक हमें कैल्शियम की बेहद आवश्यकता होती है अगर हम अपनी हड्डियों की हेल्थ को, हड्डियों की सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड क्लॉटिंग में हमने जो कैस्केड में ये रोल पढ़ा था वो आपको अच्छे से याद होगा। कैल्शियम प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज अ नंबर ऑफ स्टेप्स। दीज इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम। उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो बहुत सारे फैक्टर्स बनाए थे। जब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है तब भी कैल्शियम चाहिए, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, वहाँ पे भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। सो कैल्शियम्स रोल इन द मसल फंक्शन इंक्लूड्स मेंटेनिंग द एक्शन ऑफ द हार्ट मसल ऑल्सो। हमारे जो हार्ट की जो कोरोनरी मसल है उसके मसल फंक्शन को मेंटेन करने में भी कैल्शियम का रोल है। कैल्शियम रिलैक्सेस द स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करती है या सराउंड करती है, जिससे ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट हो सकता है। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेट्स द नर्व सिग्नलिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र के जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाया ब्लड, रिस्पॉन्स टू सम पेन, टेम्परेचर वेरिएशन, कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ गया, कोई स्मेल आ गई, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गया, आपने एकदम गर्म पानी को छू लिया, आपकी आंख में धूल आने लगी है, तो इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ नर्व्स टू ब्रेन एंड देन ब्रेन पुट्स द रिस्पॉन्स मैसेज कि इस स्टिमुलस के लिए, इस उद्दीपन के लिए आपने क्या रिस्पॉन्स देना है, उसको वो उस टारगेट ऑर्गन तक वापस पहुंचाता है बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स। दिस ऑल फंक्शन दैट नर्व सिग्नलिंग और द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस इज डन अंडर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. So bones and other organs and tissues so as to evoke the appropriate voluntary action to nurture the body and defend the system from any harm or injury. आप अचानक से आपको छींक आ जाती है जब आप किसी स्मेल वाली जगह पे जाते हैं, या आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आपको छींक आती है, दैट इज एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी ने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए कुछ चेंजेस को अडॉप्ट किया है. कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज बायोकेमिकल सिग्नलिंग प्रोसेसेस टू फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulses and maintain our overall health and harmony in the body. तो हमारी बॉडी को चेंज के या किसी गलत स्टिमुलस के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने का कार्य करता है. नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेज कार्डियक मसल एक्टिविटी. आपको पता है हार्ट इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी. इट इज़ द वाइटल ऑर्गन. ये एक ऐसा पंप है जो 24/7 हमें ब्लड सप्लाई देता है, ऑक्सीजन सप्लाई देता है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हमारी लाइफ लाइन है. एन इंट्रिंसिक नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल्स वर्क्स टायरलेसली ऑल द डे टू पंप द ब्लड in and out of the heart to various other cells and tissues. The filaments present within the cardiac muscles obtain a charge due to calcium ions. उनके अंदर जो छोटे छोटे मायोफिलामेंट्स होते हैं,
जो मसल्स के फिलामेंट्स होते हैं, पतले पतले धागे नुमा जो वेहनियाँ होती हैं, वो कैल्शियम आयंस के कारण चार्ज होती हैं, रेगुलेट करती हैं अपनी पोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन को, जिसकी वजह से दिस इन टर्न एड्स इन द प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। वरना वो चलते चलते थक जाएगा, लेकिन उसकी जो टायरलेस वर्किंग है 24/7 की, हमारी मदर्स की तरह, दिस इन टर्न एड्स इन द प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दोज मसल्स, ensuring the process does not occur too rapidly or slowly, कि एक पर्टिकुलर रेट पर हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगी, अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होगा, तो हार्ट बीट प्लस माइनस हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है। दस, कैल्शियम असिस्ट इन अपहोल्डिंग द ब्लड प्रेशर लेवल्स विद इन द नॉर्मल रेंज एंड ऑगमेंट्स हार्ट हेल्थ। हमारे हृदय की सेहत को मेंटेन करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है। Next function is balances hormone levels. Calcium circulates in the bloodstream in the form of calcium ions. Calcium 2 पॉजिटिव के रूप में ये हमारे ब्लड में सारी बॉडी में विचरित होता है. It plays a key role in standardizing the functions of various hormones in the body, including the reproductive hormones, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इन विमेन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मैन। जो भी प्रजनन तंत्र के हार्मोन्स हैं, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवरीज, जो हैं ओवरीज में जो एग प्रोडक्शन है, वो सारी इन हार्मोन्स के थ्रू चलती है, जिसकी वजह से हमारा फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होता है इन्हीं हार्मोन से। सो कैल्शियम की प्रेजेंस उसके लिए भी ज़रूरी है। कैल्शियम इज अ क्रिटिकल प्री रिक्विजिट फॉर इंश्योरिंग टाइमली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन यंग वुमेन एज वेल एज एलिविएटिंग द सिम्टम्स ऑफ पेन इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड फटीग और वीकनेस इन मेन्योपॉज। तो ध्यान से देखिए गर्ल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माहवारी रेगुलर रहे, नियमित रूप से आती रहे, तो उसके लिए कैल्शियम का इंटेक आपकी डाइट में अति आवश्यक है। इसके अलावा कुछ गर्ल्स में पीरियड से पहले 4-5 दिन तक प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे थकावट हो जाती है या चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उनको नियंत्रित करने के लिए भी कैल्शियम डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स इन ओल्डर फीमेल्स, तो उस टाइम पे भी कैल्शियम का इंटेक जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द फटीग एंड वीकनेस ड्यूरिंग मेन्यूपोज, जिसको मेन्यूपोज बोलते हैं, और ऑनसेट को हम बोलते हैं मेनार्क। Then it also helps in the promotion of dental health. आप सबको पता है कैल्शियम ऑप्टिमाइजेज द रेजिलियंस ऑफ टीथ एंड गम्स बाय वर्किंग इन सिनर्जी विद 2 other central essential nutrients, namely vitamin D and phosphorus. अभी हम phosphorus के बारे में पढ़ेंगे, तब भी आपको बहुत सारे functions कॉमन दिखाई देंगे। यही इसकी इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप है विद कैल्शियम। आपने बोन्स में भी पढ़ा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट है, इसका मतलब फॉस्फोरस उसमें साथ में है। इसी प्रकार दांतों में विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग बताते हैं, मसूड़ों को। दिस इज ऑल्सो द रीजन मैनी टूथपेस्ट कम इन्फ्यूज विद कैल्शियम सॉल्ट। आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं टूथपेस्ट की, उसमें बताया जाता है कि फ्लोराइड से ये युक्त है या कैल्शियम युक्त है, विच इन टर्न हेल्प्स योर dental health. Being an inherent hardening element, calcium aids in toughening the jaw bones, which defend the teeth and gums against wounds from external physical forces and other disease causing microbes. तो इसके अंदर आपको पता है कैल्शियम एक हार्डनिंग मटेरियल है। कैल्शियम फॉस्फेट तभी तो बोन्स बनाता है क्योंकि वो हार्डेस्ट मटेरियल है, एंड टीथ आर द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी जबड़े की जो बोन्स हैं उनको स्ट्रांग बनाता है, उनको टफन करता है, जिसकी वजह से वो दांतों को और मसूड़ों को अच्छे से टाइट करके रखते हैं और उनको बाहर से किसी भी चोट लगने पर अंदर प्रेशर ना क्रिएट हो, और कभी कोई डिजीज़ के साथ जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। Students, as you have already learnt about the functions of calcium, so let's have a look on the recommended dietary allowances given by ICMR for various age groups of calcium. यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये कैल्शियम वाला हमारा ब्लॉक है, जिसमें men और women के लिए of all activities it is 600 milligrams per day dose, while in pregnancy and lactation it is doubled due to the increased डिमांड्स ऑफ द फीटस एंड द एम्ब्रियो, और बच्चे की ग्रोथ के लिए और उसके दुग्ध पान के लिए 1200 milligrams ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। फॉर इन्फेंट्स इट इज़ फॉर 0 to 1 year it is 500 milligrams, and for children of 1 to 9 years it is 600 milligrams, while for boys and girls of 10 to 17 years the value is 800 milligrams per day. Next is RDA of calcium.
सो द आरडीए ऑफ कैल्शियम जो हमने अभी देखा, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज एज विमेन एज बिकॉज विद दोज इन द एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट and post-menopausal phases require much higher amounts of daily intake of calcium. प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, युवा अवस्था में जब माहवारी स्टार्ट होनी होती है तथा मेनोपॉजल एज में जब माहवारी क्लोज होनी होती है, हायर लेवल्स ऑफ कैल्शियम आर रिक्वायर्ड. कैल्शियम इज अ मैंडेटरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू प्रिजर्व द गुड हेल्थ ऑफ टीथ एंड गम्स फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, इसलिए सबको खाना चाहिए. एज बोन्स आर द फंडामेंटल कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी प्रोवाइडिंग मेन स्ट्रक्चर टू अवर बॉडी एंड एनकम्पासिंग द and protecting the more vital sensitive organs of our body like lungs, stomach, liver, brain, heart and kidney. So consuming the mineral calcium in adequate amounts is very very important to keep them robust and sturdy. अगर आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके बाहर आपको पता है कुदरती रूप से हड्डियां दी गई हैं. हर ऑर्गन के बाहर आपको रिब केज है, जैसे लंग्स के बाहर और हार्ट के बाहर, इसी तरह ब्रेन के बाहर स्कल है, खोपड़ी है. तो इस तरह जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सबके बाहर जो कंकाल तंत्र है वो स्ट्रांग होगा तो उनको चोट लगने से बचाएगा. इसलिए हमें कैल्शियम को ज़रूर खाना चाहिए और उसके आरडीए भी यही साबित करते हैं कि वो इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अगर हम आरडीए की प्रस्तावित मात्रा नहीं खाते हैं देन व्हाट वुड हैपन. If there is a continued inadequate intake or poor intestinal absorption of calcium, plasma calcium concentration will be maintained from increased bone resorption. देखिए कितनी सीरियस बात है. अगर आप बहुत लंबे समय तक कैल्शियम का प्रॉपर मात्रा में सेवन नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है वो इतना ज़्यादा उसका इनटेक कम हो जाएगा कि वो कैल्शियम बोन्स में से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देगा, जिसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. एब्जॉर्प्शन होता है अवशोषित करना और किसी चीज़ में से निकालना इज रिजॉर्प्शन. The cumulative effect of calcium depletion on the skeleton over many years contributes to the increasing frequency of fractures with age. जैसे जैसे ये रिड्यूस होती जाएंगी तो जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो हमें जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स होने लगेंगे. विल बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स. Prolonged inadequate calcium intake in young growing children will reduce the rate of accretion of skeleton and may prevent the attainment of genetically determined maximal bone mass. अगर बहुत लंबे समय तक कैल्शियम इंटेक यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन को नहीं दिया जाएगा तो उनका कंकाल तंत्र का साइज नहीं बढ़ेगा और जेनेटिकली उनका बोन मास रिड्यूस हो जाएगा. तो उनके से आने वाली जो अगली पीढ़ी होगी उनको उतना ही रेशो में जो बोन मास है वो प्राप्त हो पाएगा. इन एक्सट्रीम केसेस कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन गिव राइज टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन. लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमने पढ़ा था. नाउ कम्स द टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम. Elevated blood calcium can occur in association with high parathyroid hormone, जिसको हाइपर या हाइपोथायरॉयड कंडीशंस बोल सकते हैं. तो जब थायराइड हार्मोन की जो स्त्राव है वो आगे पीछे होगा तो बोन मेटास्टेसिस होने से, विटामिन डी टॉक्सिसिटी होने से, एक्सेस इनटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होने से या एडिसन्स डिजीज में हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है. हाई ब्लड कैल्शियम में बी एसिम्प्टोमेटिक, इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकता, और इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज यूरिनेशन, थर्स्ट, मसल वीकनेस, किडनी फेलियर, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, साइकोसिस एंड कोमा. हाई ब्लड कैल्शियम या तो उसके कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी कभी लक्षण होंगे तो वो लक्षण क्या होंगे? कब्ज हो जाएगी, उल्टी आने का मन करेगा, जी मिचलाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, बार बार प्यास लगेगी, हमारी जो मांसपेशियां उनमें थकावट होने लगेगी, कमज़ोरी आ जाएगी, किडनी फेलियर हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगी, डायलमा रहेगा, साइकोसिस एंड कोमा, और मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कभी कभी कोमा में भी जा सकते हैं. द रोल ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स इज एलिसिटिंग हाइपर कैल्सीमिया हैज़ ऑलवेज बीन अंडर स्क्रूटनी. जबकि अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि हाइपर कैल्सीमिया जो होता है वो जब हम कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते हैं तब होता है. डाइट से हाइपर कैल्सीमिया के चांसेस आर वेरी लेस. सिंस द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लार्ज डोजेज इज वेरी पुअर, सो नो एडवर्स इफेक्ट्स हैव बीन फाउंड विद कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो 2400 मिलीग्राम्स पर डे देते हैं. लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा मात्रा में कोई सेवन कर रहा है तो फिर हाइपरटॉक्सिसिटी हो सकती है. However, at such high levels, iron absorption is also reduced and risk of iron deficiency increases. आप सबको पता है, नहीं तो हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम हिंडरिंग फैक्टर का कार्य करता है, तो उससे आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. So students, next is phosphorus.
Phosphorus is the second most abundant element in human body, comprising 30% of the total mineral content. 50% 52% कैल्शियम है, तो 30% ऑफ द टोटल जो खनिज लवण है वो फॉस्फोरस है, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. एडल्ट ह्यूमन बॉडी contains approximately 600 grams of phosphorus. Most phosphorus like calcium is stored in bone and teeth in an inorganic metal state, the hydroxyapatite. इस इनऑर्गेनिक स्टेट में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की स्टेट में होता है. द रिमेनिंग 15% इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉफ्ट टिश्यूज इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म. तो इसका भी 85% ऑलमोस्ट बोन्स एंड टीथ में प्रेजेंट है, लेकिन जो बचा हुआ 15% है वो सॉफ्ट टिश्यूज में या अन्य ऑर्गन्स में प्रेजेंट है. इसके जो फूड सोर्सेज हैं, फॉस्फोरस भी बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. फूड phosphorus is a mixture of both organic and inorganic forms, although the relative amounts vary with the type of food. ये कार्बोनिक तथा अकार्बोनिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है. Both animal and plant foods are important sources and they include meat, fish, poultry, egg, same sources जो कैल्शियम के थे. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सेम सोर्सेज. नट्स, लेग्यूम्स एंड सीरियल्स, उसमें भी यही थे. नट्स हमने उसमें नहीं किए थे. नट्स फलीदार सब्जियां यानी कि दालें और सीरियल्स. 80% ऑफ द फॉस्फोरस इन ग्रेन्स इज बाउंड विद फाइटिक एसिड. फाइटिक एसिड के साथ बाउंड होता है तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का कार्य करता है. इन मिल्क 33% इज इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो मिल्क से हमें भरपूर मात्रा में इसका उपलब्धि हो सकती है. Now let's discuss about the functions of phosphorus. इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के अलग अलग फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा. इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो मेजर फंक्शंस हैं वो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वेरियस क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. दूसरा, ये एसिड बेस बैलेंस यानी कि अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है. विद इन द सेल्स फॉस्फेट इज द मेन इंटरसेल्यूलर बफर जो हमारी पीएच को कंट्रोल करने का कार्य करता है कोशिका के अंदर. Next are the functions of organic phosphorus. It is involved in the following reactions. First is structural component of nucleic acid. जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए, जो हमारी कोशिका का जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉस्फोरस, क्योंकि उसमें आपने नाम सुना है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, वो सारे फॉस्फोरस के फंक्शंस हैं. देन सेकेंड इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. आपको पता है हमारी जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, बाहर जो लिपोप्रोटीन लेयर है उसके बाहर हमारी फॉस्फोलिपिड्स along with their polar and non-polar regions are important for the bilayer structure of cell membranes. जो उसकी डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका की जो झिल्ली है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमने लिपिड्स में भी किया था, व्हेन लिपिड्स आर इन एसोसिएशन विद फॉस्फेट ग्रुप. तो ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेरियस कोएंजाइम्स लाइक NADP, TPP, PLP, कोएंजाइम A, FAD, NAD. ये सब हमने वाइटामिन में किए थे. निकोटीना में एडिनिन डाइफॉस्फेट, थायामिन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम A, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो इन सब के अंदर जो है ये फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सह एंजाइम का कार्य करता है. Other functions are phosphorus is of vital importance in intermediary metabolism of the energy nutrients, contributing to temporary storage and transfer of energy in the form of ATP. हमारे शरीर को जितने भी भोजन के हम पोषक तत्व जो हम लेते हैं, चाहे वो कार्बोज, प्रोटीन या वसा हैं, जब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो पाचन तंत्र या उनके पाचन के बाद वो सारे के सारे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो यूज़ होने के बाद जो ATP है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो हमारे एनर्जी पैकेट्स का कार्य करता है. Next, last function is many enzymatic activities are controlled by altering phosphorylation or dephosphorylation. Thus, it is required in regulating the metabolism. हमारी बहुत सारे ऐसे reactions हैं जो phosphorylation और dephosphorylation हमारी बॉडी में होती है. कभी हम ATP से ADP बनाते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, और कभी हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए रिवर्स रिएक्शन करते हैं, ADP से ATP बनाते हैं, डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बनाते हैं. तो ये phosphorylation और dephosphorylation हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में, जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के ऑक्सीडेशन एंड डाइजेशन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, उनमें ये रोल प्ले करता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द RDA ऑफ फॉस्फोरस बाय recommended dietary allowances as per ICMR and other few standardized agencies. जबकि हम इसमें फॉस्फोरस देखें तो फॉस्फोरस के साथ एक एस्टेरिक लगा है. दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन गिवन बाय ICMR in the report of 2010. Herein we see that children of 1 to 9 years require 600 milligrams of phosphorus per day.
ऑलमोस्ट कैल्शियम के बराबर। बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ 10 to 17 ईयर्स रिक्वायर 800 मिलीग्राम्स, ऑलमोस्ट सेम। मैन एंड वुमेन अगेन 600 मिलीग्राम्स जितना कैल्शियम चाहिए। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन 1200 मिलीग्राम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक बात समझ पाते हैं कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की जो रेशो है 1:1 का जो अनुपात है रिक्वायरमेंट का, वो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इस रेशो में ही सारे कामों को ठीक रूप से कर पाती है। यदि इनमें से किसी एक की भी अधिकता होती है तो वो दूसरे के एब्जॉर्प्शन के साथ या मेटाबॉलिज्म के साथ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो टू अवॉइड इट द आइडियल रेशो विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज 1:1। कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में अगर एबनॉर्मली लो सीरम लेवल ऑफ फॉस्फेट होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। उसके लक्षण क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाती है। एनीमिया हो जाता है क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम भी उतना ही होगा ना जितना फॉस्फोरस है, तो कैल्शियम ज़्यादा हो गया है, फॉस्फोरस कम हो गया, या फॉस्फोरस कम होगा तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, या कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ज़्यादा हो गए तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी, बोन पेन, हड्डियों में दर्द रहेगा। बच्चों में रिकेट्स जो विटामिन डी और कैल्शियम के साथ होता है। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ये भी हमने पढ़ा था, विटामिन डी में जब कैल्शियम की कमी साथ हो जाती है तो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है जिसमें बोर्ड लेग्स बन जाती हैं, रिकेट्स में भी और ऑस्टियोमलेशिया में भी। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, हमें संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, लेग्स में, पाँव में और हाथों में सनसनाहट होने लगती है जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। कोई आपको टच करता है पर आपको टांगें और पैर और हाथ जो हैं या बाजू हैं वो सुन हो जाती हैं, सो जाती हैं। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। सो ये थे सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया। लेकिन सीवियर हाइपोफॉस्फेटेमिया may result in death also, it is fatal because phosphorus is so widespread in food। तो डाइटरी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी सिर्फ उन केसेस में होती है जो टोटली स्टारवेशन में, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो बहुत दिनों तक कंप्लीटली भूखे रहते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदर इंडिविजुअल्स एट रिस्क ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया इंक्लूड, या फिर वो लोग जो अत्यधिक मदिरा का सेवन करते हैं यानी कि एल्कोहलिक्स, डायबिटिक्स रिकवरिंग फ्रॉम एन एपिसोड ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस केस में भी हो सकता है। एंड स्टार्विंग और एनोरेक्सिक पेशेंट्स ऑन रीफीडिंग रेजिमेंट्स दैट आर हाई इन कैलोरीज बट टू लो इन फॉस्फोरस। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, जो खाना खाते ही उनको वॉमिट आ जाती है, या वो कभी कभी मुंह में उंगली डाल के अपना खाना बाहर निकाल देते हैं, जो ज़्यादातर डाइटिंग पे होते हैं। दैट अकर्स मेनली इन केस ऑफ सेलिब्रिटीज़। सो उस केस में जब उनको एनोरेक्सिया के बाद हम रीफीडिंग डाइट पे लेके आते हैं तो कैलोरीज तो ज़्यादा देते हैं, लेकिन बाय चांस फॉस्फोरस उसमें कम रह गया, उस केस में हाइपोफॉस्फेटेमिया सफ़र हो सकता है। सो इसकी जो हाइपर टॉक्सिसिटी है, जो हाइपर मिनरलोसिस है, वो क्या है? हाई लेवल्स ऑफ फॉस्फोरस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, बहुत कम ये प्रॉब्लम आती है। बट व्हेन दे डेवलप इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यू कॉम्प्लिकेशंस। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? द मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मली एलिवेटेड ब्लड लेवल्स ऑफ फॉस्फेट, दैट इज हाइपर फॉस्फेटेमिया। जब भी कोई चीज़ कम होती है तो हम हाइपो यूज़ करते हैं, एंड हाइपर इज द प्रीफिक्स विच वी यूज फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट, इज द कैल्सिफिकेशन ऑफ नॉन स्केलेटल टिश्यूज, मोस्ट कॉमनली द किडनीज। यदि हमारी किडनीज में कैल्सिफिकेशन होने लगे, उनमें से कैल्शियम बाहर आने लगे, तो जब हाइपर फॉस्फेटेमिया होगा तो किडनीज में से कैल्शियम ड्रेन आउट होने लगता है, जिस वजह से किडनीज के फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। सच कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन कैन लीड टू ऑर्गन डैमेज, स्पेशली किडनी डैमेज। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली किडनीज डैमेज हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस का सेवन कर रहे हैं। सो दोनों की मात्रा 1:1 की रेशो में लेंगे तो यू विल बी ऑन द सेफ साइड। So this was all about calcium and phosphorus. Let's summarize our topic in the form of certain MCQs. Dash are the richest source of calcium. Grains, pulses और milk products. आपको इन तीनों में से ही बताना है. So the answer is milk products. Minerals required by the body in large amounts are termed as micro, macro or ores. Macro minerals as the name tells. RDA for calcium dash its normal value during pregnancy and lactation. गर्भावस्था और धात्री माता के केस में RDA जो है कैल्शियम की जो दैनिक प्रस्तावित मात्रा है वो दुगनी, तिगनी या आधी हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा इट डबल्स, तो आंसर ए इज करेक्ट। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स डैश ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस, इट्स 600 grams. Dash is the second most abundant element in the human body. After calcium, second most abundant element कौन सा है? Phosphorus. Mineral rather. Abnormally low serum phosphate levels is termed as hypo, hyper या phosphatemia.
It's hypophosphatemia. Children of 1 to 9 years require dash milligrams of phosphorus per day. कितना है ये? 400, 600 या 500? It's 600 milligrams of phosphorus per day. So let's move to the test questions. Mention important differences between macro and micro minerals. आपको उनके रिक्वायरमेंट बतानी है और उनके अलग अलग फंक्शंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वो आपको इस पेपर में, इस क्वेश्चन में लिखने हैं. एनलिस्ट द फूड सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस. आपको फॉस्फोरस के भोज्य स्रोतों की जानकारी देनी है, एक सूची बनानी है. डिस्कस द कंडीशंस एसोसिएटेड विद फॉस्फोरस टॉक्सिसिटी. फॉस्फोरस की अधिकता में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है. Why elderly people are more vulnerable to fractures. आपको कैल्शियम का रोल लिखना है जो फ्रैक्चर्स ससेप्टिबिलिटी को कम करता है. Why are calcium and phosphorus important for us. दोनों की इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी कि दोनों के फंक्शंस का ब्यौरा देना है. एनलिस्ट द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी. कैल्शियम के मानव शरीर में क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको अपना आंसर लिखना है. What are the best sources of calcium. कैल्शियम के बेस्ट सोर्स क्या है? नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. विच सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस. यदि फॉस्फोरस की कमी होती है तो भूख नहीं लगती, मसल वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स आपको लिखने हैं. राइट ए नोट ऑन कैल्शियम डेफिशिएंसी. कैल्शियम की कमी से क्या क्या हो सकता है, वो आपको इस आंसर में लिखना है. सो स्टूडेंट्स, my special thanks to the eGyanKosh portal of IGNOU University, New Delhi, because the modules have been utilized for making the presentation, and the website which has given us the functions of calcium, that is of Med News, I suppose. Then references and suggested readings have been discussed with you. I'm sharing the slide with you wherein you can go through these books of MS Bamji's textbook of human nutrition, ICMR's nutrient requirements and RDA for Indians 2010, Subhangini Joshi's nutrition and dietetics textbook, and B. Srilakshmi's nutrition science textbook for your better preparation of your exams and better understanding of this concept. So thank you very much, students. See you again soon with a new video lecture. Take care. Bye bye. Good night.